हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। सक्सेस अप एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने आपसे बात की थी कि जो सीटेट के टॉप मोस्ट 600 क्वेश्चंस हैं उन्हें हमें डिस्कस करना है। उनमें से आपके साथ में 61 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए गए थे। अगर किसी ने नहीं देखी है वो क्लासेस तो आप वो क्लासेस भी देख सकते हैं। ठीक है, आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे सीटेट के टॉप मोस्ट 600 क्वेश्चंस की वीडियोस पड़ी हुई हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और अभी तक हम लोगों ने 61 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है, तो आज हम लोग जब स्टार्ट करेंगे तो 62 से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो सारे क्वेश्चन जो हैं वो कहीं ना कहीं एग्जाम बेसिस पे पूछे गए हैं, चाहे तो वो राजस्थान टीईटी में हो या फिर हरियाणा में, ठीक है, या फिर बिहार में हो या फिर यूपी में हो। यूपी के लिए हम लोग थोड़ा कम टारगेट करेंगे, ठीक है, क्योंकि यूपी वाले पेपर थोड़ा कम सही बनाते हैं। ऐसा है कि नहीं? मानते हो कि नहीं मानते हो? आप मानते हो या ना मानते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। और जो हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होंगे उसमें मैथ के क्वेश्चंस भी होंगे और पेडागोजी के भी होंगे, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। तो चलिए आपके सामने सबसे पहला सवाल ये आ रहा है कि 29,503 में 29,503 में 5 का स्थायी अंक हमें चाहिए। क्या? स्थानीय मान चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, जब भी कभी भी अगर हमें किसी अंक का स्थानीय मान निकालना है तो आप उस अंक को लिखते हैं और उसके आगे उतने ही जीरो लगा देते हैं जितने उस अंक के आगे संख्याएं होती है। तो दो संख्याएं तो मतलब दो जीरो लगेंगे। और आगे क्या बोला गया था कि 32071 में 7 के अंकित मान में अंतर पूछा है, तो 7 का अंकित मान। तो जब भी कभी भी स्थानीय मान पूछता है तो फिर उस अंक के आगे जितने अंक होते हैं उतने हम जीरो लगा देते हैं। और जब कभी अंकित मान पूछता है तो अंकित मान वही वाला अंक हो जाता है, मतलब 7 का अंकित मान 7 होगा, 2 अंक का अंकित मान 2 होगा, 3 का अंकित मान 3 होगा, ठीक है। तो आपसे बोला गया था इन दोनों के बीच का अंतर क्या है, तो 500 और 7 के बीच का अंतर कितने का? 493 का। तो ये सवाल कौन सा था? 62 नंबर, ठीक है। तो इसमें देखो आंसर क्या दिया, सी ऑप्शन में 493 दिया गया। कितना दिया गया? 493 आंसर दिया गया। बात समझ में आ गई? अब देखो जरा बात करते हैं 63 के बारे में। तो 63 में क्या है? 63 में बोला गया एक संख्या 100 की आधे से छोटी है। 100 के आधे से छोटी है, तो 100 का आधा मतलब 50, मतलब 50 से छोटी है। कोई एक ऐसी संख्या है जो कि 100 से छोटी है, सॉरी 50 से छोटी है। और बोला है और 4 दहाई तथा 5 दहाई के बीच में। 4 दहाई का मतलब होता है 40 और 5 दहाई का मतलब होता है 50। कहने का मतलब जो संख्या है वो 40 और 50 के बीच में है। कोई एक ऐसी संख्या है जो कि 40 से बड़ी और 50 से छोटी है। आगे बोला गया था इसके इकाई का अंक दहाई के अंक से एक कम है। तो जो इसका यूनिट प्लेस होगा वो टेंस प्लेस से, इकाई का जो अंक होगा वो दहाई के अंक से एक कम होगा। मतलब ये अगर यहाँ पे 9 होगा तो यहाँ पे 8 होगा। अब 9 8 तो हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे भाई 4 ही रहना है। क्यों? यहाँ पे कितना रहना है? 4। क्यों? क्योंकि भाई 40 के बाद में क्या आता है? 41 आता है, 42 आता है, 43 आता है, 44 आता है, मतलब धीरे धीरे कहां तक जाएगा? 49 तक। तो एक बात तय है, इकाई का जो अंक, दहाई का जो अंक होगा वो कितना होगा? 4 ही हो सकता है, इसके अलावा कोई नहीं होगा। तो आपसे ये बोला है जब यहां पे एक कम है तो मतलब अगर वहां 4 था तो यहां कितना होगा? 3 होगा। अब आगे देखो आपसे क्या बोला है, यदि संख्या के अंकों का योग 7 हो, तो 4 और 3 7, संख्या के अंकों का योग 7 है, मतलब कंडीशन क्वालिफाई है। तो बोला है तो अंकों का गुणनफल कितना होगा? तो 4 गुणे 3 12। तो 12 देखो ऑप्शन में कहीं लगा हुआ है, हाँ डी ऑप्शन है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना? बिल्कुल छोटा सा सवाल था। तो चलो भाई 63 क्वेश्चंस हो गया। अब हमें बात करनी किस पे? 64 के बारे में। ओके, चलो भाई देखते हैं आगे। तो देखो 64 नंबर में क्या बोल रहा है। 64 में बोला है 603 इंटू 28 इक्वल टू 63 इंटू 4 इंटू समथिंग, पता नहीं कुछ एक्स। तब रिक्त स्थान पर संख्या है। 4 ऑप्शन 28 63 67 21 दिए गए, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है, हमें यहां पर इसके प्लेस की वैल्यू ज्ञात करनी है, ठीक है। तो यहां पे अगर आप x को मान ले लेंगे तो फिर हमें x का मान चाहिए, तो ये वाली संख्या क्या हो जाएगी भाई? नीचे भाग करा दोगे, करा दो। तो 603 इंटू 28 अपॉन 63 इंटू 4, 4 7 7 9 4 से 28 कटेगा 7 बार में, और 7 से 63 कटेगा 9 बार में। 9 से भाग कराना है 603 में, तो 9 छक्के 54, कितना बचेगा? 6 और 9 सत्ते 63।
कहने मतलब जो x का मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 67 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 67। तो बताओ भाई 67 कौन सा ऑप्शन में है, 67 पड़ा हुआ है पहला या तीसरा, कौन सा, तीसरे ऑप्शन में, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो गया। ओके, अब देखो भाई बात करते हैं 65 के बारे में। 65 सवाल देखो आपके सामने आ गया। कक्षा 4 के अधिकतर शिक्षार्थी सोचते हैं, क्या सोचते हैं, कि दो संख्याओं के इन सवालों को ध्यान रखें, जितने भी मैथ की पेडागोजी हो या फिर किसी भी सब्जेक्ट की पेडागोजी हो, ठीक है। आप सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से मतलब बहुत ही आसानी से डील कर ले जाओगे, लेकिन हाँ पेडागोजी को थोड़ा सा ध्यान से समझ के पढ़ना पड़ेगा। सपोज कर लो एग्जाम देने के टाइम पे आपसे घर में किसी से अगर बहस हो गई, ठीक है, एग्जाम देने के टाइम से थोड़ा सा पहले अगर घर में किसी से बहस हो गई, तो फिर आपका जो माइंड होगा वो पूरी तरीके से डाइवर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो एग्जाम वाले दिन किसी से भी भाई लड़ के मत जाना, हाँ, वरना फिर माइंड डाइवर्ट हो जाए, उसके बाद फिर जितनी भी पेडागोजी के क्वेश्चन है आते हुए आपके गलत हो जाएंगे। हाँ, तो इन चीजों से थोड़ा सा बच के रहे। देखो क्या बोला है, कक्षा 4 के अधिकतर शिक्षार्थी सोचते हैं कि दो संख्याओं के गुणन से प्राप्त संख्या सदैव दोनों संख्याओं से बड़ी होती है। तो सवाल के कहने का मतलब यह है कि अगर हम दो संख्याओं के अंकों का गुणा करा दें, दो संख्याओं के गुणन से अगर हम दो संख्याओं का गुणा कराएं, तो फिर हमेशा जो संख्या होगी वो उन दोनों से बड़ी होगी। ऐसा जरूरी है? ऐसी पहली बात जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि सपोज कर लो अगर आपने यहाँ पे दशमलव लगा के रखा होता, 0.4 गुणे 0.3, तो जो संख्या होती वो हमेशा इन दोनों से छोटी मिलती, क्योंकि 4 दिया 12, एक अंक के बाद दशमलव यहाँ पे, एक अंक के बाद दशमलव यहाँ पे, तो दो अंकों के बाद में दशमलव लग जाता, ऐसा होता। तो फिर आपसे बोला है आप यह कैसे प्रदर्शित करेंगे कि यह सदैव सत्य नहीं होता। ये हमेशा के लिए तो सत्य नहीं होगा ना, जब दशमलव वाली संख्या नहीं लगी होगी, जब डेसिमल पॉइंट नहीं लगा होगा, तब तो संख्या बड़ी मिलेगी, और अगर कहीं डेसिमल पॉइंट लग गया तो फिर क्या होगा, संख्या छोटी हो जाएगी, ठीक है। तो कहने वाला हमेशा के लिए सत्य नहीं है। तो आप इस चीज को किस तरीके से बच्चों को समझाएंगे? देखो 4 ऑप्शन दिए गए, ध्यान से पढ़ना अच्छे से। पहले में दिया गया कि ग्रिड पेपर पर दो दशमलव संख्याओं के गुणन को प्रदर्शित करके, ग्रिड पेपर या फिर ग्राफ पेपर पर दो दशमलव संख्याओं के गुणन को प्रदर्शित करके, कहीं ना कहीं ये काफी हद तक की भाई बिल्कुल सही है, ठीक है, क्योंकि हम लोग ग्राफ पेपर पे ही दो दशमलव संख्याओं को लेंगे और उसको गुणा करके उसको प्रदर्शित करेंगे कि देखो इसमें संख्या जो है वो क्या है, छोटी आ रही है। अब जरा बी ऑप्शन देखो, बी ऑप्शन में दिया गया एक पूर्ण संख्या और एक भिन्न के गुणन की कलन विधि। ध्यान रखें, कलन विधि तो हम कभी भी बच्चों से बात कर ही नहीं सकते, ठीक है। कलन विधि के बारे में हमें बात बच्चों से नहीं करनी, तो कलन विधि अगर कहीं भी दिया हो तो वो ऑप्शन में नहीं हो सकता है। तो बी ऑप्शन में देखो कलन विधि दिया है, तो इसके बारे में तो हम बात करने ही वाले नहीं है, ये पूरी तरीके से गलत होगा। सी ऑप्शन में देखो क्या बोला है, इसे संख्याओं के बार बार योग के द्वारा प्रदर्शित करके नहीं। अब जैसे सपोज कर लो अगर 4 का गुणा हमें 3 बार करना है, तो फिर आप क्या करेंगे, क्या 4 4 4 4 4 4 ऐसे क्या करते जाएंगे, नहीं ना, ठीक है, क्योंकि आपको मल्टीप्लीकेशन कराना है, तो मल्टीप्लीकेशन आप योग के नियम से इस तरीके से नहीं करा सकते। अब देखो आगे क्या है, इसी तरह का एक और भी सवाल हमने डाल रखा है, आगे आपको मिलेगा इसी सीरीज में। इसमें देखो अब आगे क्या दे रखा है, बोला है दो दशमलव संख्याओं के गुणन की कलन विधि। यहाँ पे कलन विधि आ गया, मतलब ये भी क्या है, गलत है। तो देखो जो पहला ऑप्शन दिया है ग्रिड पेपर पर दो दशमलव संख्याओं के गुणन को प्रदर्शित करके, यही आपका सही आंसर होगा। बात समझ में आ गई? तो चलो भाई 65 नंबर हो गया। अब जरा बात करते हैं 66 के लिए। किसके बारे में? 66 के लिए। देखो क्या बोला है, 15 दिनों में मिनटों की संख्या बराबर है। तो पहली बात हमें यह पता होना चाहिए कि 15 दिनों में मिनटों की संख्या होती कितनी है। आपसे बोला है 15 दिनों में मिनटों की संख्या बराबर है निम्न में से किसके सेकंडों की संख्या के। तो आप एक काम करें, आप ये चेक करें कि 15 दिनों में कितने मिनट होंगे। क्या चीज चेक करेंगे? 15 दिनों में देखो कितने मिनट होते हैं, और 5 6 4 और 8 4 ऑप्शन दिए गए, आपको इनके सेकंड निकालने, ठीक है, किसके बराबर होता है। तो 15 दिन, अच्छा दिन को हमें क्या करना है, डेज को हमें लेके जाना है मिनट्स में। किसमें? मिनट्स में। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, डेज को कन्वर्ट करेंगे किसमें भाई, घंटे में। तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 15 दिन में 15 गुणे 24, ठीक है। अब आगे क्या करना है, हमें मिनट में चेंज करना है। तो घंटे को मिनट में चेंज करने के लिए हमें किससे गुणा कराना होगा, 60 से, ठीक है। अब जरा ध्यान समझिएगा, इतने बड़े मतलब ऐसे जब नंबर्स आते हैं मल्टीप्लीकेशन कराना, तो हम लोग कैसे कराते हैं, हम 15 को क्या लिख सकते हैं, हम 15 को लिख सकते हैं 30/2। कितना लिख सकते हैं, 30/2 लिख सकते हैं। 2 से काटोगे कितना, 30, 30 और 30 का गुणा करा दोगे, 3 3 9,
900 और गुणे में कितना 24, 24 का गुणा 9 से करो कितना 216 और 2 जीरो पहले से लगे हैं, मतलब 21,600 मिनट आ जाएंगे। कितने 21,600 मिनट आ जाएंगे। अब देखो आपसे आगे क्या कहा है, निम्न में से किसकी सेकंडों की संख्या के बराबर है। तो आपसे बोला है पहला ऑप्शन में दिया है कि 5 घंटे, तो 5 घंटे में जरा हम लोग बात कर ले भाई, 5 घंटे में है क्या 5 गुणे घंटे को आप मिनट में चेंज करें कितना 60 से गुणा, और मिनट को आप सेकंड में कन्वर्ट करें किससे, फिर से 60 से गुणा कराना हो, तो 6 गुणे 6 36, और 5 को आप लोग 10/2 लिख सकते हो। ठीक है, ध्यान रखिए इस तरीके से अगर करेंगे तो आपकी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगी। ठीक है, 5 को आप 10/2 लिख लो, 25 को आप 50/2 या फिर 100/4 लिख लो। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे 15 था तो 15 को हमने 30/2 लिख लिया। ठीक है, कहीं ना कहीं जीरो आ गया। 2 से आप काटोगे कितने बार 30 बार, और 6 3 18, और ये देखो 3 जीरो लगे हो तो 3 जीरो लगा दो तो 18,000 और 21,600 में काफी अंतर है, मतलब बराबर नहीं है। अब जरा देखते हैं जरा बी ऑप्शन के बारे में। तो बी ऑप्शन में दिया गया है 6 घंटे, कितना दिया है 6 घंटे। तो 6 घंटे का मतलब क्या होता है 6 गुणे, अब घंटे को पहले मिनट में और मिनट को फिर सेकंड में, तो 60 गुणे 60 का गुणा करा, 6 रंग 36, 36 रंग 216, और 2 जीरो चिपके हुए 2 जीरो चिपका दो, मतलब बराबर है। तो आपसे यही चीज पूछी गई है 15 दिनों में मिनटों की संख्या बराबर है निम्न में से किसके सेकंडों की संख्या के। तो 5 6 8 और 4 चार ऑप्शन दिए गए थे, तो यहां पे जो बी ऑप्शन होगा वही आपका सही आंसर होगा। बात समझ में आ गई है ना। तो चले आगे बढ़े, अगला सवाल लेते हैं। अगले सवाल में कौन सा नंबर हो जाएगा भाई 66 हो गए, तो अब बारी आती किसकी 67 की। आपको सवाल में आगे नंबर नहीं दिए गए होंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो मेरे पास हमने पीडीएफ बना रखी थी उसमें पहले मैथ के क्वेश्चंस थे, उसके बाद फिर पेडागोजी के क्वेश्चन थे। तो एक साथ में क्वेश्चंस कराने से कोई फायदा नहीं था, इसलिए कुछ मैथ के क्वेश्चन कुछ पेडागोजी क्वेश्चन डेली डेली इसी तरीके से अगर कराया जाए आपको तो फिर उम्मीद है ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। देखो भाई 67 में क्या बोला गया है, आपसे बोला गया है अगर 300 मतलब 30,028 बराबर 28 इकाई प्लस 28,000 प्लस समथिंग दहाई, मतलब कितने दहाई, तो चार ऑप्शन बोलेंगे 128, 280, 200 और 28। तो देखो भाई हमें क्या करना है, आपसे बोला गया 30,028, मतलब हम अगर इन दोनों नंबर को उठा करके ऐड कर लें और उसके अंदर इधर जाके घटा दे तो हमें वो पता चल जाएगा वहां पे क्या आएगा। चलो जरा ऐड करते हैं। यहाँ पे देखो भाई 28 इकाई है और यहाँ पे कितना 28,000 है, तो जरा दोनों को जोड़ लो, तो 28 जीरो और यहाँ कितना 28, ठीक है, इतना जोड़ लिया। यहाँ पे भी हमें पता नहीं तो हम एक्स दहाई बोल सकते हैं, ठीक है। चलो जब हम इधर इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो फिर 28 जीरो 28 को आप घटाएंगे तो 8 में 8 जीरो, 2 में 2 गया 0 0 0 0, और यहाँ पे 30 में से 28 जाए कितना 2, तो फिर कितना बचा है 2000 बचा है। तो अब संख्या कैसी बनेगी 2000 बराबर क्या x दहाई, x दहाई। अच्छा दहाई का मतलब क्या होता है 10, तो x इंटू 10, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा तो आंसर कितना मिल गया 200, कितना मिलेगा 200 मिलेगा। तो देखो भाई 200 किसी ऑप्शन में है, शायद तीसरे में था ना, दूसरे में, किसमें सेकंड ऑप्शन में, बी ऑप्शन में, यही आपका आंसर हो गया। अब जरा बात करते हैं 68 के बारे में। किसके बारे में 68 के बारे में, ध्यान सुनिएगा। बोला है साबुन की एक टिकिया का आकार 7 सेंटीमीटर गुणे 5 सेंटीमीटर गुणे 2.5 सेंटीमीटर है। दो पेटियों में जिनकी आंतरिक माप 56 सेंटीमीटर 0.4 मीटर, ध्यान रखिएगा पहले सेंटीमीटर दिया गया उसके बाद फिर मीटर दिया जा रहा है, इंटू 0.25 मीटर है। तो आपसे बोला गया है साबुन की इन टिकियों की अधिकतम संख्या पैक की जा सकती है। क्या चीज साबुन की अधिकतम। अच्छा एक बात बताओ, सपोज कर लो हम अगर ये बोल दें कि ये एक कंटेनर है, कंटेनर में सपोज कर लो 60 लीटर पानी भरा जा सकता है, क्या 60 लीटर पानी भरा जा सकता है। हमने बोला कि एक बॉटल है मेरे पास जो कि 2 लीटर की है, कितने लीटर की 2 लीटर की, तो 2 लीटर वाली अगर हम बॉटल का पानी डाल रहे हैं तो फिर टोटल कितनी बॉटल्स लग जाएंगी। तो आप क्या करोगे भाई, जो बड़ी वाली क्वांटिटी होगी उसकी छोटी वाली क्वांटिटी से डिवीजन करा दोगे, आपको आंसर मिल जाएगा। कुछ यही यहां पे भी करना है। आपसे बोला गया साबुन की एक टिकिया का आकार, एक जो साबुन की एक पीस है उसका आकार आपको दिया है, तो आप एक काम करें उसका वॉल्यूम निकाल लें, आयतन निकाल लें 7 गुणे 5 गुणे 2.5 करके।
फिर बोला गया दो पेटियों में जिनकी आंतरिक माप दी गई है, तो भाई जो डायमेंशंस दी गई हैं वो भी आपको दे दी गई हैं। हाँ, अब ध्यान समझिएगा, आपसे ये बोला गया दो पेटियों में, ठीक है, जिनकी आंतरिक माप कितनी है 56 सेंटीमीटर, 0.4 मीटर, 0.25 मीटर। तो आपसे पूछेगा साबुन की इन टिकियों की अधिकतम संख्या पैक की जा सकती है। ध्यान रखिएगा, आपसे दो पेटियों से पूछा है, किसके बारे में, दो पेटियों के बारे में। आप लोग जल्दबाजी में यहाँ पे एक पेटी का निकाल देते हो। चलो पहले हम लोग एक पेटी का निकाल लेते हैं। एक पेटी का क्या आएगा, पहले तो आप पेटी का आयतन रख करके नीचे साबुन की टिकिया के आयतन से भाग करा दो। तो देखो पेटी का आयतन कितना होगा, 56 गुणे 0.4 मीटर दिया है ना। 0.4 मीटर को अगर आप सेंटीमीटर में लिखोगे कितना लिख सकते हो, 40 सेंटीमीटर। क्यों लिख सकते हो ना। तो फिर हमने यहाँ पे क्या कर दिया, हमने यहाँ पे 40 सेंटीमीटर लिख दिया। अब देखो आगे क्या है, 0.25 मीटर। 0.25 मीटर को हम लोग 25 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। कितना भाई, 100 से भाग करा, 100 से गुणा करा लोगे मीटर के लिए तो फिर 25 आ जाएगा। अब देखो हमें क्या करना है, इसी संख्या को भाग कराना है साबुन की एक टिकिया के आयतन से। तो 7 गुणे 5 गुणे 2.5। अच्छा दशमलव हटाओगे, एक जीरो ऊपर बढ़ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो 25, ये 25 देखो कट गया। 7 से काटोगे 8 बार, 7 8 56। 5 से काटो कितने बार, 8 बार, 8 5 40 होता है। तो देखो 8 8 64, और 64 का गुणा 10 में करा दोगे कितना आ जाएगा, 640। लेकिन ये ध्यान रखिए कि एक पेटी में साबुनों की संख्या आई है। आपसे बीच में देखो दूसरी लाइन में ही दिया गया है कि दो, कितनी, दो पेटियों में पूछा है। अगर दो पेटियों में पूछा है तो डबल हो जाएंगी, कितनी, 1280। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1280। ये क्वेश्चन सीटेट के एग्जाम में पूछा गया 2019 वाले में, ठीक है। तो उसमें बच्चों ने क्या किया था, दो पेटियां तो इग्नोर कर दिया, डायरेक्टली 640 640 640 आंसर लगा के चले आए थे। तो जहां जिन बच्चों के 30 में 30 आने थे, वहां पे 30 में 29 आ गए, ठीक है। अपने यहाँ संस्थान से शायद सिर्फ 11 बच्चे ऐसे थे जिनके फिर ये 1200 मतलब 1280 आंसर आया था। उन्होंने पूरे 30 आउट ऑफ 30 आए थे, ठीक है। तो थोड़ा सा बस ध्यान से समझ करके चलिएगा, हाँ, क्योंकि ये जो छोटे छोटे सवाल हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए, क्योंकि यहां से कुछ भी गलत नहीं होना है अगर आप अच्छे से समझ के सवालों को करेंगे। वरना फिर ऐसा हुआ कि पेडागोजी के जितने भी क्वेश्चंस आए वो तो आपने कर लिए, और जितने यहां से मैथ से आए वो आप नहीं फिर कर पाए, ठीक है। तो कोशिश करिएगा कि ऐसा आपके साथ में ना हो पाए। हाँ, अब देखो जरा अगला सवाल क्या दिया है, मेरे ख्याल से 57 शायद हो गए थे ना। चलो जो भी होगा नंबर आगे आपको पता चल जाएगा। आपसे बोला गया राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005, एनसीएफ 2005 देखो क्या बोलता है। एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। पहला ऑप्शन दिया है तर्क संगत विचारों को प्रोत्साहित करना, बिल्कुल सही है। मैथ हो या फिर रीजनिंग हो, वहां पे तर्क शक्ति की वृद्धि कहीं ना कहीं टारगेट की जाती है। दूसरा, गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी कराना, नहीं ऐसा कोई जरूरी नहीं। गणित आपको पढ़ाई जाती है ताकि आप व्यवहारिक जीवन में आगे से आगे बढ़ सके, ठीक है। तो ऐसा कोई नहीं है कि आपको बहुत ही ज्यादा मैथ वगैरह पढ़नी है तो आपको सिर्फ मैथ ही पढ़ाए जाते रहे, नहीं, और भी सब्जेक्ट भी काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मेरे ख्याल से बी ऑप्शन नहीं होगा। सी और डी को भी देख लेते, शायद इससे अच्छा कोई आंसर मिल जाए। बोला गया सी में गणित को बच्चे की जिंदगी के अनुभवों का भाग बनाना, बिल्कुल ये चीज सिखाई जाती है, ठीक है। चौथा क्या है, समस्या समाधान और समस्या प्रस्तुत करने के कौशल को प्रोत्साहित करना, बिल्कुल ये भी सही है। गणित का प्रयोग क्या है, तो आपसे यहाँ पे ये पूछा गया था गणित शिक्षण का उद्देश्य निम्न में से कौन सा नहीं हो सकता है, तो जो बी ऑप्शन होगा वही आपका आंसर होगा, ठीक है। अब देखो अगला क्या बोला गया है। अगले में आपसे बोला गया है कि हरीश ने एक स्कूटर 49,553 रुपए में खरीदा। कितने रुपए में, 49,553 रुपए में एक स्कूटर खरीदा था, ठीक है। आगे बोला है उसने 8,076 रुपए का नगद भुगतान किया। अच्छा एक बात बताओ, सपोज कर लो अगर हमने 10 रुपए की टॉफी ली, कितने रुपए की, 10 रुपए की टॉफी ली गुप्ता जी क्या से, और उनसे बोला भैया मेरे पास अभी से 3 रुपए हैं, तो 3 रुपए आप दे करके 7 रुपए बाद में देने जाएंगे कि नहीं देने, ऐसा है ना। तो फिर उसने ये चीज बोला है कि 8,076 रुपए का नगद भुगतान कर दिया। तो अगर 8,076 रुपए का नगद भुगतान कर दिया है तो बाकी के कितने रुपए ऐसे हैं जो अभी भी हमें देने हैं गाड़ी वाले को। तो चलो जरा निकाल लो घटा के, 13 में से 6 गया कितना, 7, और यहाँ पे कितना 5 था तो एक उधर चला गया, मतलब 14 में से 7 गया, कितना बचेगा 7, और यहाँ पे कितना बचा है भाई 4, 4 में 0 गया 4 बचेगा, और यहाँ पे 9 था, 9 में से 8 गया कितना 1, और ये यहाँ पे 4 बचा हुआ है। तो 41,477 कितना
मतलब ये 41,477 अभी भी पैसे उसको देने होंगे। आगे बोला गया तथा शेष रकम को 37 बराबर किस्तों में देने पर राजी हुआ। कितनी किस्तों में? 37 बराबर किस्तों में देना है। तो प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात करनी है। ध्यान रखिए कि यहाँ पे इंस्टॉलमेंट बोला जरूर गया है कि इंस्टॉलमेंट में पैसे देने हैं, लेकिन इंस्टॉलमेंट पर कोई भी ब्याज लगाने की बात नहीं है कि वो कुछ ब्याज लगाने जा रहा है, साधारण लगाने जा रहा है, चक्रवृद्धि लगाने जा रहा है, ऐसी कोई भी बात नहीं बोली गई है। तो जब ऐसी कोई बात नहीं बोली गई तो फिर हमें डायरेक्टली क्या करना है भाई, 10 रुपए की लेने गए थे टॉफियां, 3 रुपए उसको दे आए थे, 7 रुपए बचे थे, तो हमने क्या कहा था कि भाई 1-1 रुपए करके हम दे देंगे। तो 1-1 रुपए करके कितने बार दे दोगे? 7 रुपए, ठीक है, 7 बार में देना होगा। तो यही चीज आपको बतानी है। 41,477 रुपए जो हमें देने हैं वो 37 किस्तों में देने हैं। कितने बार में? 37 बार में। तो एक बार में कितने पैसे देने होंगे, यही चीज आपसे पूछी गई। तो 41477 को डिवीजन करा लो। भाग कराना आता है कि नहीं आता है? ठीक है, देखो जरा क्या है, 37 1 जा 37, कितना बचेगा भाई? 41 और 37, कितना? 4 बचेगा। तो 4 यहाँ पे, अब यहाँ पे कितना है? 4, तो 37 एकम 37। अब जरा यहीं से देखो, 44 में 37 घटाओ, जो भी बचेगा बात की बात है। लेकिन हाँ एक बात है, जो भागफल आ रहा है वो 11 करके आ रहा है। तो आप ऑप्शन में ये देखो कि कोई 2 ऐसे ऑप्शन है जिनमें स्टार्टिंग के 2 अंक 1-1 हों। तो पहले ऑप्शन में देखो दिया है 1121, मतलब ये हो सकता है आंसर। दूसरे में दिया है 12 नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ पे 11 आ रहा है, ठीक है, तो दूसरा नहीं हो सकता। तीसरे में क्या बोला गया? 13, तो 13 भी नहीं हो सकता है, क्यों? क्योंकि 11 है। चौथे में क्या बोला गया? 1021, मतलब 10 दिया है, तो चौथा भी आंसर नहीं हो सकता। तो आपको पूरा भाग भी नहीं कराना है, ठीक है, बस स्टार्टिंग के 1-2 अंक जहां से आपको डिफर में आंसर मिल रहा है वही बस करो और वहीं से आगे बढ़ जाओ। बात समझ में आ गई है ना? अब जब आ गई तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो अगला सवाल बोला गया है कि किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई का 3 गुना है। देखो भाई कोई आयत है, आयत की जो लंबाई है वो उसकी चौड़ाई का 3 गुना है, मतलब अगर ये 1 है तो ये 3 है, ऐसा कुछ। आगे बोला गया इसकी चौड़ाई एक वर्ग की भुजा का आधा है। तो इसकी जो चौड़ाई है वो किसी वर्ग की भुजा का आधा है। तो जो वर्ग की भुजा होगी उसी का ये आधा होगा। तो मतलब हम ये बोल देते हैं, सपोज कर लो ये 2 होगी, बाय चांस मान लेते हैं। तो आपसे आगे बोला गया है जिसका परिमाप 72। अब ध्यान सुनिएगा भाई, ये जो दी गई है इसका परिमाप 72 है। क्या है? 72 है। तो 72 को आप जरा 4 से भाग करा दो, तो 4 से भाग करो कितने बार? 18 बार। तो यहां पे 18, यहां पे 18, यहां पे 18, यहां पे कितना? 18। ऐसा होगा कि नहीं होगा? तो आपसे परिमाप बोला गया था 72, तो 72 को हमने 18 18 18 में, क्योंकि परिमाप जो होता है वो क्या होता है? सम ऑफ आउटर लाइंस। तो बाहरी भुजाओं का योग ही तो परिमाप होता है। तो 18 18 हो गया। अब देखो जरा इसके लिए क्या बोला गया था, इन दोनों के रिलेशन के लिए बोला गया था आयत की चौड़ाई एक वर्ग की भुजा का आधा है। तो अगर ये 18 है तो ये कितना होगा? 9। कितना होगा? 9। अच्छा ये बताओ, अगर ये 9 है तो ये 3 गुना था, तो 9 त्रिक 27, मतलब ये आयत की लंबाई 27 है और आयत की चौड़ाई कितनी है? 9 है। तो आपसे पूछा है तब अब देखो पहला ऑप्शन बोला है आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से अधिक होगा। तो आपको भाई थोड़ा सा यहाँ पे क्षेत्रफल वगैरह निकालना होगा। तो आप एक काम करें, 27 का गुणा 9 में करा लो, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई 27 और चौड़ाई कितनी? 9, बराबर होना चाहिए किससे? इनसे, ठीक है। तो फिर 18 गुणा 18, क्योंकि आपसे बोला है आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से अधिक हो, तो अब आपको भाई कैलकुलेशन करके देखनी होगी। तो 9 से भाई गुणा करा दो, 9 सत्ते 63 का 3 हासिल 6, 9 दूनी 18, 18 और 6 कितना होता है? 24, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? 18 गुणे 18, तो 18 का डायरेक्टली आप स्क्वायर कर सकते हो। 18 का स्क्वायर कितना होता है? 324। 19 का स्क्वायर कितना होता है? अगर आपको तुरंत आ गया तो फिर कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, और अगर नहीं आया है तो फिर 1 से लेकर के 25 तक 30 तक के स्क्वायर आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो 1 से लेकर के 30 तक के स्क्वायर आप याद करिए, ठीक है, और अपने स्टेटस पे लगाइए, ठीक है, कि हमें याद है। तो देखो भाई यहाँ पे क्या है, जो आयत का क्षेत्रफल है वो वर्ग के क्षेत्रफल से कम है, अधिक नहीं है। तो ये पहला ऑप्शन गलत हो गया। अब देखो क्या बोलेंगे, आयत और वर्ग दोनों के परिमाप बराबर है। अच्छा इनका जो परिमाप था वो कितना था भाई? 72 था। इनका देखो परिमाप कितना? 27 और 9 को अगर जोड़ोगे कितना होगा? 36। तो 36 तो भाई इधर है और 36 ही क्या होगा? इधर होगा। तो 36 और 36 कितना मिलके हो गया? 72। तो इनका परिमाप 72 था, इनका परिमाप 72 है, मतलब जो सेकंड ऑप्शन है वही आपका आंसर है। बात समझ में आ गई?
तो यहां पे जो सेकंड ऑप्शन होगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ऑप्शन को वेरीफाई करके चेक भी करना होगा। क्लियर है? अब देखो भाई आगे क्या बोला गया। आगे बोला गया संतरे के 15 लीटर 286 ml जूस को, यहां पे इन सभी सवालों को करने के लिए थोड़ा सा आराम से पेशेंस रखिएगा। हाँ, बोला गया संतरे के 15 लीटर 286 ml। इस क्वेश्चन को अगर बिना बोर्ड के सहायता से करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन अभी आपको समझाना तो फिर बोर्ड की हेल्प ली जा रही है। बोला गया 15 लीटर और 286 ml जूस को गाजर के 19 लीटर 714 ml जूस के में मिलाया जाता है। अगर दोनों को मिलाया गया तो फिर डायरेक्टली ऐड कर दो, 6 4 10, 8 1 9 और 1 10, मतलब ये 714 286 को ऐड करो कितना 1000 पूरा बन जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे 1000 ml पूरा लिख लेते हैं। ठीक है, 6 4 10 का 0 हासिल 1, 8 1 9 1 10 का 0 हासिल 1, 7 2 9 1 10। ठीक है, 1000 ml। आप जानते हो 1000 ml में 1 लीटर होता है, तो आप 1 लीटर को इधर ऐड कर सकते थे। ठीक है, लेकिन अभी हमने नहीं ऐड किया, ऐसे लिख दिया। 9 और 5 14 का 4 हासिल 1, तो फिर कितना हो गया 34, मतलब 34 लीटर 1000 ml। और 1000 ml का मतलब ये होता है 1 लीटर, मतलब ये टोटल कितना है 35 लीटर है। अब देखो आगे क्या बोला गया, इस मिश्रण में से 12 लीटर 750 ml जूस प्रयोग में लाया जाता है, मतलब पी लिया जाता है, जो भी किया जाता हो। तो फिर है क्या 12 लीटर और 750 ml प्रयोग में लाया जाता है। तो फिर प्रयोग में लाया जाता है मतलब पी गया, तो फिर भाई घटा दो। तो 1000 में से 750 घटाओगे कितना 250 ml। इसीलिए हमने यहाँ पे 1000 को इधर नहीं भेजा था, वरना फिर बांधकर हमें इसको फिर से इधर बुलाना होता। ठीक है, तो इसको हम यहीं पर रोके रहते। 1000 में 750 जाए कितना 250, और 34 में से 12 जाएगा कितना 12 24 मतलब 22, कितना बचेगा 22 लीटर। तो 22 लीटर 250 ml अभी भी बचा होगा। ठीक है, अब देखो आगे क्या है, आपसे बोला गया और शेष बोतलों और जो बाकी का बचा हुआ है वो बोतलों में भरा जाता है। तो आपसे बोला है जहां प्रत्येक बोतल में 250 ml जूस आता है तो बोतलों की संख्या क्या है। आपसे बोतलों की संख्या पूछी गई है। अच्छा देखो 250 ml हमें भरना है ना, तो 250 ml से हमें क्या करना होगा, भाग कराना होगा। अब जरा एक बात बताओ, ध्यान सुनिएगा, 1 लीटर में कितने 250 ml आ सकते हैं। 1 लीटर में 4 आ सकते हैं। 1 लीटर में कितने 4 बार 250 हो सकता है ना, मतलब ये सपोज कर लो 1 किलो आपको या फिर 1 लीटर आपको दूध लेना है। क्या 1 लीटर दूध लेना है, तो हमें क्या करना है भाई, मेरे पास 250 ml का बस बर्तन है, तो फिर आपको 250 ml वाले को कितने बार डालना होगा 4 बार डालना होगा। तो पहली बार फिर क्या 250, दूसरी बार क्या 500 ml मतलब आधा लीटर, तीसरी बार 750 और चौथी बार 1000 ml। 1000 ml का मतलब 1 लीटर। तो 22 लीटर को अगर आप ml में कन्वर्ट करेंगे तो 22 गुणे 4, ठीक है 22 गुणे आपको 4 करना होगा, ये नंबर ऑफ कंटेन निकालने के लिए कि 250 ml वाले कितने होंगे। तो 22 चौके 88 तो हो गए, और एक बार ये भी तो मिलेगा, तो 88 और 1 89, मतलब ये है कि जो डी ऑप्शन है बोतलों की संख्या वो कितनी होगी 89 होगी। कितनी होगी 89। बात समझ में आ गई ना। अब देखो भाई अगला सवाल, अगले सवाल में आपसे क्या बोला गया है, यहां पे आपसे ये चीज बोली गई, किसी विद्यालय में 360 विद्यार्थी, कितने 360 विद्यार्थी हैं, और जिनमें से 2/3 लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। ठीक है, लड़कों की संख्या 3/4 खिलाड़ी, लड़कों की संख्या का 3/4 खिलाड़ी हैं। तो आपसे ये बताना है जो खिलाड़ी नहीं है उन लड़कों की संख्या क्या है। मतलब ये आपको बात करनी है लड़कों के बारे में। क्या बात आपको किसके बारे में करनी है, लड़कों के बारे में। तो जब हमें लड़कों के बारे में बात करनी है तो हम बाकी के बारे में बात करेंगे नहीं, तो लड़कियों को हटा दो। बोला गया जिनमें से 2/3 लड़कियां हैं, अगर 2/3 लड़कियां होंगी तो 1/3 लड़के होंगे। तो आप एक काम करो 360 का 1/3 निकालो। बात समझ में। आगे बोला है और शेष लड़के हैं, 2/3 लड़के हैं और शेष लड़के, तो हमने शेष लड़के निकाल लिए। फिर बोला गया लड़कों की संख्या का 3/4 खिलाड़ी हैं, और आपको निकालना क्या है जो खिलाड़ी नहीं है उनकी संख्या निकालनी है। तो आप हमें एक बात बताओ, जब लड़कों की संख्या का 3/4 खिलाड़ी है तो जो बाकी की 1/4 बचे हैं वो कैसे होंगे, खिलाड़ी नहीं होंगे। बस बात खत्म हो गई। 4 गुणे 3 12, और 12 3 36, मतलब कितने आ गए 30। कितने आ गए 30। तो देखो पहला ऑप्शन जो दिया वही आपका आंसर 30, यही आपका आंसर हो गया। नहीं आया, आ गया। अगले सवाल की तरफ बढ़े। देखो भाई अब अगला सवाल क्या बोला गया, 200 और 400 के बीच में, 200 और 400 के बीच में 30 45 तथा 60 का, 30
45 और 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज। एक बात ध्यान रखिएगा, सीटेट के बारे में तो बात नहीं कर रहे, वैसे ये सीटेट में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, लेकिन हाँ जब भी कभी भी सार्वगुणज या फिर सार्वगुणनखंड से बेसिस कोई क्वेश्चन हो तो वो यूपी टेट जरूर टारगेट करता है, ठीक है। तो इस तरीके के सवाल जो होंगे वो यूपी टेट में आपको काफी मिलेंगे, और ऐसा नहीं कि मतलब सीटेट में नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है, ये सीटेट में सवाल आया है इसलिए हम लोग यहाँ पे भी इसको डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन हाँ मेन तौर पे मेरे हिसाब से जहां यूपी टेट के एग्जाम में काफी बार ये चीज पूछी गई है, तो फिर आपको वहां के लिए भी अच्छे से तैयार करके रखना है इन सवालों को। तो सार्वगुणज और सार्वगुणनखंड जरा निकाल लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। आपसे बोलता है जब कभी सबसे छोटा सार्वगुणज, तो ध्यान रखिएगा जब कभी भी सार्वगुणज बोले, जब कभी भी क्या बोले सार्वगुणज, तो सार्वगुणज के केस पे आपको एलसीएम निकालना है, क्या एलसीएम निकालना है। और जब कभी अगर आपसे बोल देता है सार्वगुणनखंड, क्या बोल देता है सार्वगुणनखंड, तो सार्वगुणनखंड के केस पे आपको एचसीएफ निकाल देना है, क्या निकालना है, एचसीएफ निकाल देना है। बात समझ में आ गई है ना। तो उम्मीद है आपको इतनी चीज आ गई होगी। तो आपसे देखो क्या बोला है, 30, 45 और 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज निकालना, तो एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम लघुत्तम होता ही है, तो छोटा बड़ा का मतलब क्या होता है, तो छोटा आपको निकालना है, एलसीएम निकालो बस सीधे वही आ जाएगा। तो 30, 45, 60 का निकालने जा रहा है, ठीक है। अब जरा देखो 10 से करा दें, 10 से कराओगे कितने बार, 3 बार, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 9, क्योंकि 5 से कटेगा ना, 10 से काटो कितने बार, 6 बार, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो 3 से अगर काटोगे, 3 एकम 3, 3 त्रिक 9 और 3 दूनी 6। अब देखो 3 और 2 बचा, 3 दूनी 6, 6 त्रिक 18, 18 गुणा 10 में कितना 180, कितना हो जाएगा 180। इतनी बात समझ में आ गई है ना, ठीक है। अब देखो 180 तो भाई एलसीएम हुआ, लेकिन हमें जो संख्या चाहिए वो 200 400 के बीच में चाहिए। तो आपको 180 का डबल कर दे अगर, तो 180 का डबल कर दें कितना 360, और 360 एक ऐसी संख्या है जो 200 400 के बीच में आ रही है। तो 360 क्या हो गया, सबसे छोटा सार्वगुणज हो गया जो कि 200 और 400 के बीच में। अगर सबसे छोटे सार्वगुणज की बात करता तो फिर 180 होता, तो फिर कौन सा होता है 180। लेकिन हमें चाहिए कि हमें 200 400 के बीच में चाहिए, तो फिर हमें कितना लेना पड़ेगा 360 लेना पड़ेगा। आगे देखो क्या बोला गया, डिवीजन बाई, भाग कराना है किससे, 15, 24 और 45 के सबसे बड़े सार्वगुणनखंड से। किससे, 15, 24 और 45। तो 15 को 24 में भाई पहले भाग करा दो, तो 15 एकम 15, कितना बचेगा भाई 10, 9, 9 से भाग कराओगे फिर किसमें 15 में, तो 9 एकम 9, फिर कितना 6 बचेगा, 6 से भाग कराओगे 9 में, 6 एकम 6 बचे कितना 3, 3 से भाग कराओगे 6 में, कितने बार 2 बार में कट जाएगा, ठीक है। अब देखो 3 से जब भाग कराओगे किसमें 45 में, तो देखो 15 बार में कट रहा है, कितने बार में 15 बार में कट रहा है। मतलब ये कि जो सबसे बड़ा इसका सार्वगुणनखंड होगा वो कितना होगा 3 होगा। तो 3 से आप काटोगे कितने बार 120 बार ना, 12 3 36। तो देखो भाई बी ऑप्शन आपका आंसर दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको सिर्फ इतना बताना था इस सवाल में कि सार्वगुणज क्या होता है, सार्वगुणनखंड क्या होता है। सार्वगुणज क्या होता है एलसीएम होता है, सार्वगुणनखंड क्या होता है एचसीएफ होता है। बात समझ में आ गई है ना, ठीक है। चलिए भाई इसको हम हटा देते हैं, हाँ, और आगे बढ़ते हैं। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि भैया को जब सवाल सॉर्ट आउट करना होता है तो वो आधे बोर्ड का तो यूज करते ही नहीं है, क्यों, सिर्फ और सिर्फ इतने बोर्ड का बस यूज किया जाता है, बाकी का जो इधर का बोर्ड है वो तो फिर नया पड़ा हुआ है, क्यों। चलिए मेरे पास किसी बच्चे का मैसेज आया हुआ था कि मतलब आप कैमरे से थोड़ा सा आगे पहुंच जाते हैं बताते बताते, लेकिन आपको दिखता होगा, ये बात अलग है। हाँ देखो सवाल में अगला क्या बोला गया, 2 दशमलव संख्याओं के योग की संकल्पना को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से शिक्षण अधिगम का कौन सा साधन सर्वाधिक उपयुक्त है। बोला गया 2 दशमलव संख्याओं के योग को, दशमलव संख्याओं को अगर किसी बच्चे को प्राइमरी में या फिर कहीं भी आप पढ़ा रहे हैं, वैसे दशमलव जो संख्या है वो आपको प्राइमरी के सिलेबस में मिल जाएगा। तो जब कभी दशमलव संख्याओं से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आपको प्राइमरी में ही मिलना है, ठीक है। तो देखो भाई क्या बोले, अगर जूनियर के एग्जाम में हो तो जूनियर के एग्जाम में ये सवाल आ नहीं सकता है, ठीक है, बहुत ही रेयर केस होंगे। हाँ तो देखो भाई क्या बोला है, 2 दशमलव संख्याओं के योग की संकल्पना को पढ़ाने के लिए निम्न में से शिक्षण अधिगम का कौन सा साधन सर्वाधिक उपयुक्त है। तो ध्यान रखिएगा जब भी कभी भी दशमलव संख्याओं से रिलेटेड सवाल आ जाए तो वहां पे हमें पढ़ाने के लिए ग्राफ पेपर का यूज करना पड़ेगा। किसका, ग्राफ पेपर का। तो फिर ग्राफ पेपर अगर ऑप्शन में हो तो उसी को हिट कर दो। तो देखो चौथे ऑप्शन में दिया गया ग्राफ पेपर, ठीक है। तो ग्राफ पेपर की सहायता से आप दशमलव संख्याओं को पढ़ाएंगे, ठीक है। अब देखो आगे क्या बोला है,
अगले सवाल में बोला है कि गणित की कक्षा कक्ष में दृष्टि बाधितों के लिए निम्नलिखित में से किनका प्रयोग शिक्षा के साधनों के रूप में किया जा सकता है। दृष्टि बाधित के लिए एक बात ध्यान रखिए, दृष्टि बाधित छात्रों के लिए आप कभी भी संख्या चार्ट का प्रयोग नहीं करेंगे। किसका? आप कभी भी संख्या चार्ट का प्रयोग नहीं करेंगे उसे पढ़ाने के लिए। तो पहली बात तो ये ऑप्शन में जहां जहां पर संख्या चार्ट दिया जाए उसको एलिमिनेट कर दो। तो देखो पहले ऑप्शन में बीच में दिया है संख्या चार्ट, खत्म। दूसरे में दिया गया लास्ट में देखो संख्या चार्ट, ये भी खत्म है। तीसरे में देखो पहले ही दे दिया गया कौन सा? संख्या चार्ट, तो ये भी क्या है? खत्म है। चौथे में बोला गया टेलर का गिनतारा, कंप्यूटर और जियो बोर्ड, इन तीनों का हम लोग यूज उसको पढ़ाने में कर सकते हैं, ठीक है, गणित में। हाँ, लेकिन हाँ संख्या चार्ट का प्रयोग हम उसके लिए नहीं करेंगे दृष्टिबाधित छात्रों के लिए। अगला सवाल देखो क्या बोला गया, गणित से भयभीत होने और उसमें असफल होने के लिए निम्नलिखित में से किसे एक कारण नहीं माना जा सकता है। तो इसका आंसर आप सभी को पता होगा, पहला ऑप्शन ही जो दिया है कौन सा? लैंगिक भेद, ठीक है। तो गणित से भयभीत होने पर उसमें असफल होने के लिए निम्नलिखित में से एक कारण कौन सा नहीं माना जा सकता है? लैंगिक भेद बिल्कुल नहीं माना जा सकता है, ठीक है। बाकी और कुछ हो सकते हैं, कक्षा कक्ष के अनुभव, कहीं आप दूसरी एक जगह पढ़ रहे हो तो वहां पे अलग माहौल होगा, कहीं आप दूसरी जगह पढ़ रहे हो वहां अलग माहौल होगा, तो फिर कहीं ना कहीं आपके मेंटल एबिलिटी पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फर्क पड़ सकता है, ठीक है। आगे बढ़े, अगला देखो सवाल क्या दिया है। अगले सवाल में दिया गया है एक रेलगाड़ी हैदराबाद से शुक्रवार को सुबह समय 1:15 पर 13:15 पर। अब आपको ये ध्यान से देखना है कि ये जो 13:15 है ये कब का है, क्योंकि जो 1 बजता है 1 रात में ही बज जाता है, 5 बजता है 5 सुबह बजता है, 10 फिर 12 फिर 12 जो होता है दोपहर में बजता है, और फिर ये जो 13 बजता है वो दोपहर में, मतलब ये दिन का है। तो दिन में 1:15 बजे हुए, और फिर बोल रहा है शनिवार को बेंगलोर, ये फ्राइडे का टाइम है, फ्राइडे को दोपहर का टाइम है, ठीक है। और फिर क्या बोल रहा है सैटरडे को कितने बजे? शाम ये 7:30 बजे, तो ये 7 बजा हुआ मतलब सुबह का, ठीक है। तो अब देखो जी भाई, फ्राइडे के 13:15 से पहले 1:15 तक जाएगा, तो टोटल टाइम कितना ले लेगा? ये सैटरडे पहुंच जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये रात का होगा, ये नाइट का होगा। ध्यान समझिए, 1:15 अब ये दोपहर में हुए, 1:15 फिर से कब होगा? रात में। तो भाई ये 12 घंटे का समय ले लेगा ना, कितने घंटे का? 12 घंटे का समय ले लेगा। अब आगे समझना, 1:15 से हमें 7 बजकर के पहले आप जाओ 15 मिनट तक, और आपको कितना 7:30 तक जाना है, तो ध्यान रखिएगा ये हमें 15 मिनट और एक्स्ट्रा चलने होंगे। क्या चीज? हमें एक्स्ट्रा 15 मिनट चलने होंगे। अगर हम यहाँ पे ऑप्शन को हिट करना चाहें तो अभी लगा सकते हैं, पहले बता देते हैं कैसे। अच्छा देखो, यहाँ पे 12 घंटे और इधर कुछ घंटे और मिलेंगे, ठीक है, तो 14, 15, 16, 17, 18 ऐसे कुछ ना कुछ घंटे होंगे। लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है? हमें 15 मिनट मिल रहा है। कितने मिल रहा है? 15 मिनट। तो ध्यान रखिएगा, जिस ऑप्शन में 15 मिनट दिया गया होगा वही आपका आंसर होगा। तो पहले में 45 मिनट है, गलत है। दूसरे में 15 मिनट है, ये हो सकता है। तीसरे में 45 मिनट है, ये भी गलत होगा। चौथे में 35 मिनट है, ये भी गलत होगा। तो जो पहला ऑप्शन दिया गया यही आपका आंसर होगा। आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन अभी आगे नहीं बढ़ते हैं, जरा कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तुम लोग ना बहुत तेजी से भागते हो। देखो इधर, तो ये 12 घंटे इधर हो गए। अब हमें 1 बजे से लेकर के कहां तक जाना है? 7 बजे तक। तो फिर कितने घंटे हमें चलने हैं? 6 घंटे। तो 12 और 6 18 घंटे। 18 घंटे में 15 मिनट हमें और ऐड करना है। तो सेकंड ऑप्शन आपका आंसर। बात खत्म। नहीं आया? आ गया ना? अब भाई आगे देखो, बोला गया 2 अंकीय संख्या को दूसरी 1 अंकी या 2 अंकी संख्या से गुणा करने की प्रक्रिया। भाई 2 अंकों की संख्या सपोज कर लो 12, 12 को गुणे हमें किसी 1 अंक की संख्या 6 से या फिर 16 से अगर हमें कराना हो, ठीक है। बोला है किसी 1 अंक की संख्या या फिर 2 अंक की संख्या से गुणा करने की प्रक्रिया को समझाने के लिए निम्न में से कौन सी पूर्व जानकारी होना आवश्यक है। अच्छा अभी एक बात जरा ध्यान समझिए, सुनिए। जब आप 6 से गुणा करा रहे होंगे बच्चों को समझाने के लिए, 6 का 2 में 6 का 1 में जो भी आएगा आप लिख देंगे, ठीक है। लेकिन जब हम 16 का सिखाएंगे तो डायरेक्टली 16 का हम टेबल नहीं पढ़ाएंगे। हम पहले बोलेंगे कि भाई 6 का मल्टीप्लिकेशन कराओ। तो 6 2 12, कैरी किया 1, 6 1 6 and 1 7, 72, ओके ना। आफ्टर दैट हियर्स मल्टीप्लिकेशन साइन एंड आफ्टर दैट यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 1। तो 1 का मल्टीप्लिकेशन 2 में कराओगे 2, 1 का मल्टीप्लिकेशन 1 में कराओगे 1, और बाद फिर हमें क्या करना होगा? ऐड करना होगा। क्या करना होगा? ऐड। अभी तक हमने क्या किया था? अभी तक हमने मल्टीप्लिकेशन किया। अब क्या करना है? अब ऐड करना है। तो यहाँ पे 2, 7 and 2 9 and here is 1, ओके।
अब देखो जरा ऑप्शन के बेसिस पे बात करते हैं, तो फिर क्या दिया है, बोला गया था कि कौन सी पूर्व जानकारी होना आवश्यक है, मतलब उससे पहले हमें क्या जानना जरूरी है, क्या चीज बच्चों को आना आवश्यक है। और सपोज करो किसी बच्चे को गिनती ना आती हो और तुम आप इसको ये पढ़ाना शुरू कर दो, ठीक है, तो ऐसा तो नहीं होगा ना। तो पहले आप उस ये मल्टीप्लीकेशन सिखाने के लिए क्या क्या आना चाहिए, तो देखो पहले जब मल्टीप्लीकेशन सिखा रहे हो तो पहले तो उसे गुणा कराना आना चाहिए, ठीक है, क्या चीज, पहले उसे गुणा कराना चाहिए। दूसरी चीज उसे जोड़ना भी आना चाहिए, क्या चीज, उसे जोड़ना भी आना चाहिए, ठीक है। अब देखो ऑप्शन में क्या बोला है, गुणन विभाजन के प्रतिलोम के रूप में, नहीं, योग तो है ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि हमें तो योग भी आना चाहिए ना। दूसरा बोला गया योग का क्रम विनिमय गुण, अरे भाई योग से ही थोड़ा नहीं काम चलना है, गुणा भी तो चलना है, तो योग के क्रम विनिमय गुण से नहीं चलना है। फिर आपसे ध्यान रखिएगा योग का क्रम विनिमय या फिर संचय जो भी रूल्स वगैरह होते हैं वो आपको सिंप्लीफिकेशन वगैरह में यूज करने होंगे, ठीक है, यहाँ पे नहीं। आगे बोला है गुणन का क्रम विनिमय गुण, नहीं, यहाँ पे योग कहीं दिया ही नहीं। चौथे ऑप्शन दिया गया गुणन योग पर वितरण के रूप में, तो गुणन भी है योग भी, यही आपका आंसर। बात करता हूं, आगे बढ़े तो चलो भाई अगला सवाल लेते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। उम्मीद है अभी तक की जितने भी आपने सवाल पढ़े होंगे आपको सभी अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। चलो भाई अगला सवाल ले। देखो बोला गया है जब 80808 को, किसको, जब 80808 को 108 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल को, तो पहले क्या है, पहले हम यहां से प्राप्त शेषफल निकालें, कितना शेषफल निकल रहा है, 108 से भाग कराओगे कितने बार, 8 बार तो जाएगा नहीं, 7 बार जाएगा, तो 7 8 56 और 7 एकम 7, ये आपको भाई सॉर्ट आउट ही करना पड़ेगा, ठीक है, इसके लिए कोई ट्रिक वगैरह है भी नहीं। तो 756 808 में से घटाओगे कितना भाई 44 और 8 52 बचेगा, 6 2 8 और 5 5 10 का 0 हासिल ले, ठीक है, 52 आ गया। अब आगे क्या करोगे, आप 0 को उतारोगे, 108 से भाई गुणा कराना है, किससे, कितने बार कराओगे, 4 बार कराओगे, क्योंकि 5 बार में तो जाएगा नहीं, तो फिर 4 से करा देंगे, 4 8 32 का 2 हासिल 3 4 एकम 4 432 भाई घटा लो, 32 और 32 कितना 100 होता है, 100 में से आपको कितना घटाना होगा, 12 घटाना होगा, मतलब कितना आ जाएगा 88 आ जाएगा, 8 2 10 का 0 हासिल 1 8 1 9 9 3 12 का 2 और हासिल 1, ठीक है, 88 आ रहा है। अब हम क्या करें, 8 को बुला लें भाई नीचे, 888 हो गया। अब आप 108 का गुणा किसमें करा दे, 8 में, 8 8 64 और 8 एकम 8, तो देखो भाई 888 और 864 के बीच में अंतर कितना है, 64 और 6 70 और उधर 18 और 6 24, मतलब यहाँ पे शेषफल कितना बचा है, यहाँ पे शेषफल 24 है। अब देखो आगे आपसे क्या बोला गया, 9 को 109 से भाग देना है, तो 90909 को इससे 109 से भाग देना है, कुछ इसी तरीके से। हाँ चलो फिर से भाग देते। ये भागा कराने वाले सवाल कुछ ज्यादा ही बोरिंग होते हैं, लेकिन क्या किया जाए, नौकरी चाहिए तो फिर हमें लगाना पड़ेगा। अब चलो भाई नौकरी चाहिए। हाँ देखो 109 से भाग कराया जा रहा है, तो 109 से भाग कराओ पहले 8 बार, 8 9 72 और 8 एकम 8, 872 और 909 के बीच का अंतर कितने का है, 72 70 30 28 28 और 9 कितना 37, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 7 2 9 7 3 10 का 0 हासिल 1, ठीक है, चेक कर लेना कि हाँ यहाँ पे आगे कितना आएगा 0 109 और 3 बार हम भाई गुणा करा दे, 3 9 27 और 3 एकम 3, कितना आएगा 40 43 आएगा ना, 7 3 10 का 0 हासिल 1 और 2 1 3 4 7, ठीक है। अब आगे देखो 9 आ जाएगा 9, अब कितने बार हम भाग कराते, 4 बार, 4 9 36 और 4 एकम 4, शेषफल कितना बचेगा 3। अब देखो वहां का भी शेषफल आ गया, यहाँ पे का भी शेषफल आ गया, 90909 को 109 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल से भाग दिया जाता है, मतलब यहाँ पे जो शेषफल आया था 24 उसमें भाग दिया जाता है, किससे, इस वाले शेषफल से। तो जब 3 से भाग कराओगे कितने बार आएगा 8 बार, तो आपसे पूछा है तब भागफल होगा, तो भागफल कितना होगा 8 होगा, कितना होगा 8 होगा, तो बी ऑप्शन यही आपका आंसर होगा। इतनी बात समझ में आ गई, तो चलिए उम्मीद है आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी, और आज की क्लास को हम यहीं पर ओवर करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपसे बहुत ही जल्दी मिलेंगे और अच्छे अच्छे टॉपिक के साथ मिलेंगे। चलिए आज की क्लास ओवर, थैंक्स अ लॉट।